नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग आज से गणित यानी कि मैथमेटिक्स अध्ययन करने जा रहे हैं, या आप कह लीजिए कि मैथ की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये जो मैथ के टॉपिक्स होंगे, इन टॉपिक्स से या मैथ का जो ये क्लासेस है, मैथ की जो वीडियोज़ हैं, इससे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, यूपीपी का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि एनसीईआरटी के थ्रू या मैथमेटिक्स का वो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएं जिससे आपको एग्ज़ाम में लाभ हो। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर छोड़ देते हैं, बड़ी चीज़ों को कवर करने के चक्कर में हम लोग जो छोटी चीज़ें कवर करना भूल जाते हैं या बाय मिस्टेक हमसे मिस हो जाती है, उन चीज़ों को भी हम कवर करेंगे और एक एक नंबर को अच्छे से पाने का प्रयास जो होना चाहिए उसको हम कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स की। जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपको पता होगा, वो होता है संख्या पद्धति, या इसको बोलते हैं संख्या प्रणाली। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो इसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। देखिए, इस चीज को हम समझेंगे। आपको जहां जहां जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करते जाइएगा, या आपको लगे ये चीजें आती हैं तो उसकी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर आप दो शब्दों को पकड़े, संख्या प्रणाली, नंबर का क्या सिस्टम है या नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको दर्शा सकते हैं, यही है संख्या प्रणाली। संख्याएं कैसी होती हैं, क्या उनमें कुछ विशेषता होती है, क्या कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं होती हैं, अगर इन सब की हमें जानकारी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमें नंबरों की जानकारी हो गई। उसके पश्चात ये जो विशेष संख्याएं हैं, इनके क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इनको ऐड करने पे, इनको गुणा करने पे, इनको प्लस करने माइनस करने पे जो भी है, क्या कोई नियम बनता है या किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें क्या है? प्रणाली। तो दो चीजों को हम पढ़ लेंगे, एक नंबर, दूसरा नंबर कैसे वर्क करता है, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, बात आती है नंबर्स क्या है। तो नंबर्स किसी वस्तु को, समूह को, व्यक्ति को, जो भी चीजें हैं जिसको हम काउंट करें या गिनने, या उनकी समूहों की या समूहों में कितनी उपस्थिति है, इसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नंबर्स का या संख्याओं का। मूल रूप से अगर हम बात करें तो जो ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिनका कोई स्रोत नहीं है, स्रोत मतलब ये कहां से आई, किस किताब में लिखी गई, या पहले ये कहां प्राप्त हुई, ये जानकारी आज तक हमें नहीं है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ऐसे से करके ये अनंत तक। ये बेड़ा बेड़ा जो आठ है, इसका मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब पता नहीं कहां तक, हमको नहीं पता। तो ये संख्याएं होती हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक का मैंने आपको मतलब बता दिया, सिंपल सी बात है, जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये कहां से आई। दो को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको दो क्यों नहीं कहते, इसको आठ क्यों नहीं कहते, इसको पांच क्यों नहीं कहते, ये कहां से उत्पत्ति हुई इसकी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक मीन्स जो प्रकृति ने दिया है। ठीक है, जैसे हवा कहां से आया, या सूर्य की रोशनी कब तक चलेगी, कोई नहीं कह सकता। तो ये क्या, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कितने वर्ष तक चलेगा, बट एग्जैक्ट कौन कब तक जिएगा कोई नहीं जानता। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं। ओके, बाद में क्या हुआ, जब ये संख्याएं एक दो, जैसे हम आपसे कह दें हमारे हाथ में ये मार्कर है, यहाँ पे हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर हम कह दें कि ये एक मार्कर इस हाथ में है, हमने मार्कर हटा दिया, तो अब क्या है? तो आप कहेंगे कुछ नहीं। देखिए, बात को समझिएगा, कुछ नहीं और एक भी नहीं में अंतर होता है। कुछ नहीं मतलब वहां कुछ नहीं है, पहले से ही नहीं था। हम अगर कह दे एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब यह है यहाँ हो सकता था बट इस समय नहीं है। तो एक भी नहीं का अर्थ होता है जीरो। क्या होता है? जीरो।
ठीक है। जीरो का अर्थ क्या होता है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। इसकी सही डिफिनेशन समझ लीजिएगा। जीरो का अर्थ होता है एक भी नहीं। जीरो की बाद में जो खोज की या जीरो के बारे में जिन्होंने बताया वो कौन थे? आर्यभट्ट। ये भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की उत्पत्ति या जीरो के बारे में बताया, जीरो के वैल्यू को समझाया। इन्होंने कहा भैया देखो, अगर आप जीरो को कुछ नहीं मानते हो तो जीरो यहां लगा तो लोग कहेंगे हाँ क्या, इसका मतलब भी एक ही हुआ। फिर उन्होंने बताया अच्छा, लेकिन जीरो को अगर यहां हम लगा दें तो 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। अर्थात जीरो को हल्के में मत लीजिए, इतनी पावर रखता है कि अगर स्थान रिप्लेस आप कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे तो 10 गुना वो वैल्यू बढ़ा देगा। इसलिए जीरो को हम क्या कहते हैं? एक भी नहीं। किसने खोजा था? आर्यभट्ट ने। बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं तो हम आपको कवर अप करते चलेंगे। अब लोगों के लिए समस्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं तो 1 2 3 4 5 से थी, अब जीरो आ गया। तो बाद में कहा लोगों ने अच्छा चलो भैया, अब जीरो से लेके 1 2 3 4 5 कहां तक? अनंत तक। इन संख्याओं को कहा जाने लगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब ये शुरू शुरू में अधूरा लग रहे थे। अधूरा मतलब ऐसा लगा था जैसे जीरो नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अब 9 के बाद क्या हम 11 शुरू कर देंगे? 10 तो करना पड़ेगा ना। इसलिए जैसे ही जीरो आया तो लोगों ने कहा हाँ अब ये बराबर हो गया। तो क्या हो गई? ये पूर्ण संख्याएं। क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। क्लियर हुआ? अब बात को समझिएगा। इन्हीं संख्याओं को अगर हम माइनस में लिख दें, माइनस में लिख दें यानी कि ऋण में लिख दें, ऋण में लिख दें, तो इनको हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। बात को समझिएगा। ऋणात्मक संख्याएं तो आप कहेंगे तब तो ये धनात्मक होना चाहिए था, आपने प्राकृतिक क्यों कहा? बिल्कुल होना चाहिए था। तो इन संख्याओं को हम धनात्मक संख्याएं भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है। इनको ऋणात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक भी। पूर्णांक मतलब जो पूरा है, जैसे 5, 5 जो है माइनस में है तो ऋण पूर्णांक है। अगर 5.5 हो गया तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक। तो अगर हम ध्यान दें ये, तो ये -5 है, 5.1 तो है नहीं, 4.5 तो है नहीं, तो क्या है? ये पूरा है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, पूरी संख्या है। अच्छा, ऐसे ही हम 5 को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। 4 को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। बात को समझे रहिएगा क्लियर कट तरीके से एकदम। 4.2 ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन 4 है। 4 में कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ नहीं घटाया जा सकता, या आप कह सकते हो मतलब घटाया नहीं गया है, नहीं जोड़ा गया है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण अंक अर्थात पूर्णांक। और कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हुई बातें आपको यहां तक? हमने प्राकृतिक संख्याएं सीखा, हमने पूर्ण संख्या जाना, हमने ऋणात्मक पूर्णांक जाना, हमने धनात्मक पूर्णांक जाना। अब बात ये फंस गई, लोगों ने कहा यार ये कैसी बात हुई? मान लो ये माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आया, -3, -2, -1, बीच में 0, 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक। मतलब इसमें ऋण वाला भी है, ऋण वाला भी है, इसमें धन वाला भी है, और इसमें जीरो भी है। जीरो यानी कि जो बाद में खोजा गया था। तो इसको पूरे रूप से, यानी कि इसमें आप देखें ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, जीरो भी है, इसलिए इसको कहा गया संपूर्ण रूप से पूर्णांक संख्याएं। क्या कहा गया? पूर्णांक संख्याएं। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर है 1 से लेके अनंत तक, जीरो ऐड कर देंगे पूर्ण संख्याएं, माइनस में लेंगे ऋणात्मक, प्लस में लेंगे धनात्मक, और सबको मिला देंगे तो पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? चलिए एक एक टर्म को आप ध्यान समझिएगा। देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन
जो मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए हम इस चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आ गई बात सम संख्या। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि सम संख्या क्या होती है, आप डायरेक्ट बता देते हैं जो दो से कट जाए या जो दो से कट जाए वो सब क्या है, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc। ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा सही भी है। सम, सम में 2 अक्षर आ रहा है, कितना अक्षर, 2 अक्षर, 2 अक्षर। तो जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो सब सम संख्या। लेकिन मुद्दे की बात आती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या हो गई, इतनी बड़ी संख्या, हम कह देंगे ये सम है कि विषम है, तुरंत बताइए। अब भाई जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो कहेंगे मजाक कर रहे हैं आप, ये तो सम संख्या है, हम फट से बता देंगे। लेकिन जो नहीं जानता है इस चीज को या जो मैथमेटिक्स नहीं कभी पढ़ा है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम कैसे पहचाने इन दोनों में सम संख्या कौन है। सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहे हैं। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो संख्या 2 से कट जाती है वही होती है सम संख्या। ओके, नो डाउट। 2 के पहाड़ा में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10, बस इतना ही आपको देखना है। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया और 0 आया, बस इतना ही। यानी कि 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, या लास्ट वाला 2 के पहाड़ा में आया तो वो सम संख्या। 3 2 के पहाड़ा में नहीं आता तो ये सम संख्या नहीं है। 8 आता है तो ये सम संख्या है। अब मान लीजिए 8 की जगह पे रहता 9, 9 आता है 2 के पहाड़े में, नहीं आता तो ये सम संख्या नहीं है। अब मान लीजिए इसकी जगह पे आ गया 0, 0 कहेंगे आप कहां आता है 2 के पहाड़े में, आता है बाबू 10, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सम संख्या है। क्लियर हुई बात आपको, सिंपल। 2 के पहाड़ा में लास्ट वाला पकड़ना है, 2 पहाड़ा में आ गया, ओके डन, सम संख्या। ओके, इसके बाद देखिए हम आराम से हर चीज को कवर अप करते चलेंगे, जहां आपको रुकने की जरूरत होगी, जहां आपको समझने की जरूरत होगी वहां समझाएंगे भी। अब नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या, कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या या विषम संख्याएं क्या होती है। बस आप जो 2 से कट गया वो सम संख्या और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या, बस सिंपल सी बात है। कोई संख्या आपको लिखा रहेगा, मान लीजिए 4, 9, 3, 6, 9, 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये विषम संख्या है। अगर कट जाता तो सम संख्या है। इजी आप पहचान लेंगे, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म हमारा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले बात को समझिएगा। जो संख्या खुद से एक से तथा अन्य किसी से कटे, इस पे आपको मेन फोकस जो करना है वो करना है अन्य किसी से कटे। देखिए कोई भी संख्या होगी अपने आप से कटेगी और एक से, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र है, वो हर जगह काम करेगा। तो एक को हम रखते हैं किनारे पे, ठीक है। ऐसे आप कक्षा में मान लीजिए कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, एक बहुत सुप्रीम है, बहुत तगड़ा है, तो उसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, अपने आप सीख लेगा। हमें मेहनत करनी है बाकी सब पे। तो सेम है, आप वन को अपवाद लेके चलिए, ठीक है। वन हर जगह काम भिड़ा रहता है तो ये हर जगह रहेगा, इसको आप छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं जो संख्या खुद से कटे, किसी और से भी कट जाए। खुद से कटे, किसी और से भी। अब आप ये मत सोचिएगा हम वन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा ना वन को आप पहले लेके चलिएगा कि इससे सब कटेगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, हमने कहा आपको 8 बताइए भाज्य संख्या है कि विभाज्य। तो 8 से तो कट ही जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो हमको चेक किससे करना है, हमको चेक करना है
8 और 1 को छोड़ करके, ये 2 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से कट जाएं, किसी और से कट जाएं, खुद से भी कट जाएं और किसी और से भी। जैसे अगर हम यहाँ 11 लिख दें तो 11 देखिएगा, 11 केवल और केवल 11 से ही कटेगा, और 1 से, 1 तो अपना अपवाद है ही, केवल और केवल 11 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा। तो इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। क्लियर हुई बात आपको? कितनी भी बड़ी संख्या लिखी रहे, आपको बस इतना देखना है कि वो किससे कट रहा है, आप आराम से अपना काम कर लेंगे। अगर वो खुद से या किसी और से कट गया तो वो भाज्य संख्या। जैसे अगर हम मोटा एग्जाम्पल लिखे आपको 42, देखिएगा 42 42 से तो कटेगा ही, 42 2 से कट जाएगा, 42 6 से कट जाएगा, 42 7 से कट जाएगा, 42 14 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे टर्म्स हैं इसलिए हम ज्यादा समय से गवाएंगे नहीं, समय हमारे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। मैथ की चीजें हैं, आराम से एक एक टर्म को समझिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और जो चीजें क्लियर नहीं होंगी कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। काफी दिन बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बाकी वीडियो आएंगे आपको। बात आ गई अभाज्य संख्याएं की, बस वही रूल चेप दीजिए। वही रूल मतलब जो खुद से कटे और 1 से, बस खुद से और 1 से जो कटे वो सब अभाज्य संख्या है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 9 नहीं हो सकता, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, अभाज्य संख्या। 3 से कटेगा 1 से। 4 नहीं होगा, 4 2 से भी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 4 की बात करें तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी। ये एक्स्ट्रा आ गया, तो जब एक्स्ट्रा आ गया तो वो भाज्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया आपको? इतना आप जानते होंगे। अब देखिए यहां से क्वेश्चन अब ये नहीं पूछता कि इसमें कौन अभाज्य है, आप पट से देख के बता देंगे। आपको क्वेश्चन फंसाता है, कहां कहां फंसाता है समझिएगा। अभाज्य संख्याओं से हमसे क्या क्या क्वेश्चन वो पूछता है समझिएगा। हमसे पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब एक एग्जाम में पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। अब देखिए आपको फंसा रहा है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, जहां आपको नोटबुक कर बनाना होगा बना लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। अब लोग कंफ्यूज हो गए, यार सबसे छोटी तो हम 2 पढ़े थे, ये विषम पूछ के बेड़ा गर्क कर दिया। कोई बात नहीं, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? 3 होगी। 3 होगी, अर्थात ये सबसे छोटी सम संख्या होगी। बिल्कुल सही होगी। जो 2 है सबसे छोटी सम संख्या तो है ही, साथ साथ में सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी है। क्लियर हो गया आपको? सम संख्या विषम संख्या क्लियर हुई आपको? अभाज्य क्लियर हुआ आपको? सबसे छोटी अभाज्य, सबसे बड़ी सबसे छोटी विषम अभाज्य क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाज्य अभाज्य चर्चा करने के पश्चात अब थोड़ा सा इसमें एक और है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? अगर आप इनको देखें 11 और 13, इसमें अंतर कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। 3 और 5 को देखें आप, देखिए 3 और 5 को देखें, 2 का अंतर है। 11 और 13 को देखें, 2 का अंतर है। ठीक है, कितने का? 2 का। तो लगातार 2 अभाज्य संख्याएं, लगातार 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, उनको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ये प्रश्न पूछा हुआ है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, ये हम आपको वो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछता है, यहां से पूछता है और यहां से। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन देगा
सब में अभाज्य संख्या रहेगा, लेकिन उनमें से किसी एक में केवल 2 का अंतर रहेगा, उनको हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ टॉपिक? चलिए समझते हैं चीजों को थोड़ा और अच्छे से। देखिए अब ये क्या है, कैसे है, समझते हैं। हर चीज को आप नोट करते जाइएगा, तभी थोड़ा सा आपको टॉपिक आप क्या या पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखिए क्या है भाई, हमने आपको अभी बताया कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं का कॉन्सेप्ट क्या है हम वो थोड़ा सा समझते हैं कि कब हमें जुड़वा देखना है और कब हमें नहीं देखना। ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए समझिएगा, हमने आपसे कहा 5 और 11, 13, 17, 19, 23 और 11 और 13, इनमें बताइए जुड़वा। अब अच्छा छोड़िए 11 23 छोड़िए, आप कहेंगे आप यही एग्जांपल ले रहे हैं। 41 और 43, अब आप बताइए इसमें जुड़वा प्राइम नंबर कौन है या जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब पहले समझिएगा लगातार और 2 का अंतर, लगातार 2 का अंतर। तो अगर हम यहां देखें 4 का अंतर है, सॉरी यहां देखें 6 का अंतर, ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। ये देखिए 4 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। ये 4 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए 41 और 43, इसमें 2 का अंतर है और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 41 किसी से नहीं कटता, 43 भी किसी से नहीं कटता। तो मोटा मोटा हम देखें तो ये हमारी 2 संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्लियर हुई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा टर्म आता है आपको, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखिए ये केवल बेवकूफ बनाया है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। सह मतलब लिखा है साथ में, अभाज्य साथ में, सतत मतलब साथी, ना वो उसको काट पाए ना वो उसको। जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 11 और 16, अब आप कहेंगे सर जी 16 तो भाज्य है। बिल्कुल है भाज्य, हमने कब कहा नहीं है, लेकिन ये वाला ना तो इसको काट पाएगा ना तो ये वाला इसको काट पाएगा। यानी कि सह को जोड़ा में म्यूचुअल, ये इसको ना काट पाए ये इसको ना काट पाए, मतलब ये अपना अलग ही मुंह बनाए रहे, ये अपना अलग ही मुंह बनाए रहे। तो इन दोनों को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे को ना काट सके। या आजकल मैथ की लैंग्वेज लिख रहा है दोनों का HCF एक हो। अब HCF क्या है आगे बताएंगे हम जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब। अभी आप ये समझिएगा कि दोनों, या आप ये भी समझ सकते हैं दोनों एक से कटे, एक से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, लेकिन आपस में नहीं कटेंगे। जैसे हम ले लेते हैं मान लीजिए 8 और 9, ना तो ये इससे कटेगा ना तो ये इससे कटेगा, तो लफड़ा खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब हम कह दें आपसे कि 8 और 16, तो आप कहेंगे क्या ये प्राइम नंबर है? सॉरी सहअभाज्य संख्या है भैया, 8 से ये कट जाएगा। अब 8 से छोड़िए, 2 दोनों को काट देगा, 4 भी दोनों को काट देगा, 8 भी। तो कहाँ ये अभाज्य संख्या रह गया? अभाज्य संख्या मतलब कौनों से ना कटे। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ना काट पाए। जैसे 16 और 24, अब आप कहेंगे ना तो 24 के पहाड़ा में 16 आता है ना 16 के पहाड़ा में, तब तो ये अभाज्य संख्या हो जाना चाहिए था, नहीं होगा। कैसे? 2 से दोनों कट जाएंगे, 4 से दोनों कट जाएंगे, 8 से दोनों कट जाएंगे। ले जब दोनों को काट ही दे रहे हैं ये दोनों, तो कैसा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या मतलब, सह अभाज्य संख्या मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर दोनों कटे, किसी एक संख्या से कट गए दोनों, तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य मतलब ना ये इसको कोई काट पाए ना इसको कोई काट पाए। क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई? चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अभाज्य और सहअभाज्य और भाज्य पढ़ने के बाद एक टर्म आता है समग्र अभाज्य। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो जाता है लोगों का ये कि ये क्या आप बोल रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है। समग्र भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट
नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब कहेंगे अब भाज्य तो लगा है, ये समग्र का क्या मतलब है? देखिए आप खुद बताएंगे, समझिएगा बात को। हमने कहा 8, हमने कहा मान लीजिए 6, और हमने कहा 4, ठीक है। अब बात को समझिएगा, देखिए 4 की हम बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 8 की बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 6 की बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए भाज्य मतलब वो होता है, या भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कट जाएं। ये तो बात समझ में आ गई। और किससे कट जाएं? खुद से कट जाएं और किसी और से भी कट जाएं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये समग्र का क्या मतलब है? देखिए तीनों मान तो समझिएगा, 4 को 4 काट देता है, 1 काट देता है, और इसके अतिरिक्त केवल एक ही नंबर है जो 4 को काट सकता है। लेकिन 8 में देखिए 1 और 8 के अतिरिक्त यहां 2 नंबर हैं जो इसको काट देते हैं। वही 6 की बात करें, 1 और 6 के अतिरिक्त 2 नंबर हैं जो इसको काट देते हैं। अगर हम 12 को ले लेंगे तो 1, 2, 3, 6, 12, यानी कि 1 और 12 को छोड़ के 3 नंबर ऐसे हैं जो 12 को काट सकते हैं। पॉइंट को समझिएगा मेरी बात को, नहीं ये मिस हो जाएगा। कंपोजिट नंबर एक ऐसी संख्या है जो भाज्य हो तथा उसको काटने वाले एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। जैसे अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो काटने वाला बचा 2, इसका केवल एक ही है तो ये है भाज्य संख्या। लेकिन इसके 2 हैं तो ये है कंपोजिट यानी कि समग्र भाज्य। इसके भी 2 हैं समग्र भाज्य, इसके 3 हैं समग्र भाज्य। समझ आई बात आपको? नहीं समझ में आई? समझाते हैं, एकदम क्लियर करते हुए। देखिए ये हुआ 13, ये कटेगा 1 से और 13 से, तो ये तो हो गया अभाज्य। इसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। चलो अब बात करते हैं, एकदम क्लियर समझिएगा। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए बात करते हैं 10 की। ठीक है, 10 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। ठीक है, 10 से कटेगा। अब हम बात करते हैं मान लीजिए 14 की। 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। अब आपको देखना क्या है, पहले ये बताइए भाज्य है कि अभाज्य? तो आप कहेंगे अभाज्य तो वो होता है जो 1 से कटे खुद से कटे, 1 से कटा खुद से कटा, एक और काट दिया, मतलब ये हो गया भाज्य। ओके, नो प्रॉब्लम, भाज्य। आप कहेंगे ये भी खुद से कटा है, ये भी हो गया भाज्य। लेकिन मेरे भाई खुद को एक को छोड़ करके, खुद को और एक को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ने के बाद कितने से कटा है? ये 7 से, यानी कि केवल एक ही नंबर बचता है जो इसको काट सकता है। वही अगर इसकी बात करें तो 2 नंबर ऐसे हैं जो काट सकते हैं। तो जब भी आपको किसी संख्या को काटने के लिए कई सारे विकल्प हों या कई सारी संख्याओं से हम काट सकते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइम नंबर या समग्र भाज्य संख्या। तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा, आपको एग्जाम में देखिए कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का है, आपको अच्छे से एग्जाम लेके निकाल लेना है। ठीक है, कंपोजिट प्राइम नंबर की बात ये क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई किसकी? कंपोजिट प्राइम नंबर की या भाज्य संख्या की। चलिए अब हम समझते हैं, देखिए अब धीरे धीरे संख्याओं का जितना प्रकार है हमने लगभग कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं जो छोटी मोटी संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए परिमेय संख्या और इधर दूसरी तरफ है हमारा अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या मतलब इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब p बटा q क्या है? मतलब भिन्न के रूप में, जैसे 2/3 ये भिन्न के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। 5
अब कहेंगे 5 कैसे परिमेय संख्या है, निचवा तो कुछ नहीं है, लेकिन 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। 8/12 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। नीचे q की वैल्यू 0 नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। वहीं अपरिमेय की बात करें तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे हम लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे पाई हो गया, पाई और इसमें क्या संबंध अभी समझाएंगे हम आपको, पहले समझिएगा। पाई क्या है, पाई अपरिमेय है। क्या है, पाई अपरिमेय है। रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ। अब यहां से क्वेश्चन कहां से पूछता है वो बता रहे हैं। देखिए गणित के हिसाब से पाई की वैल्यू होती है 22/7, तब तो ये भी परिमेय होना चाहिए था। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, पाई की लगभग वैल्यू होती है 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए पाई को अपरिमेय, अपरिमेय मतलब जिसको हम हल कर ही नहीं सकते, सॉल्व कर ही नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब एक चीज और, अब आप बताइए 25 क्या होगा, परिमेय की अपरिमेय। आप देखेंगे हैं करड़ी में है, चलिए अपरिमेय, गलत। करड़ी में से ये बाहर आ जाएगा 5। अब बताइए, तो 5 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो करड़ी में रहे जरूर, लेकिन आप देखिए कि वो करड़ी में से बाहर आ सकता है कि नहीं। अगर बाहर आ गया तो वो परिमेय, बाहर नहीं आ पाया तो वो अपरिमेय। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहेगा, ये पॉइंट को आप एकदम कवर करके रखिएगा, तभी आपका ये मैथ का सेक्शन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ आ गया। और देखिए, और आपको ज्यादा इतना डिटेल नहीं जानना है, देखिए बुक मेरे पास है, सारी चीजें मैंने आपको कवर करा दी, सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी अंडर रूट में रहेगा बाहर नहीं आ पाएगा, करड़ी में रहेगा बाहर नहीं आ पाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी। अब कुछ चीजें और हैं, उसको जरा हम थोड़ा सा कवर कर लें। जैसे एक, ना तो ये अभाज्य है और ना ही ये क्या है, भाज्य है। ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है। 4, सबसे छोटी, एकदम ध्यान समझे रहिएगा, सबसे छोटी समग्र सम संख्या। समग्र मतलब याद है आपको मैंने क्या बताया था, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी समग्र सम संख्या। इसके बाद आप ले सकते हो 9। 9 क्या है, सबसे छोटी समग्र विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या या भाज्य आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अच्छा नहीं, समग्र नहीं, भाज्य, सॉरी भाज्य। ठीक है, समग्र तो जो अन्य से भी कटता है, और ये अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। ठीक है, अगर 9 की हम बात करें तो देखिए 9 जो है वो भाज्य तो है ही, कट जाएगा 3 से, साथ ही साथ ये सबसे छोटी समग्र विषम संख्या है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटी समग्र भाज्य संख्या और समग्र विषम संख्या। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात, फिर समझ लीजिए। देखिए एक क्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या और भाज्य। 3 क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या और अभाज्य। 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, और 9 क्या है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। क्योंकि 3 जो होता है, ठीक है, 3 केवल 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 भी होता है, लेकिन ये समग्र की बात कर रहे हैं। समग्र मतलब 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मैथ की क्लास, जिसमें हमने बेसिक जानकारी, छोटी मोटी चीज़ों को हमने समझा है, संख्याओं के बारे में जाना है। यहाँ तक आपको जो चीज़ समझ में ना आई हो आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। कल की क्लास से हम लोग नंबर सिस्टम के आगे के टर्म्स को समझेंगे, आगे के चैप्टर्स टॉपिक्स को देखेंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कैसे आपको फंसाता है